जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर आज सोशल साइंस का एक महत्वपूर्ण विषय भूगोल लेकर उपस्थित हो गया हूं, और वो भी भूगोल जो फर्स्ट चैप्टर लगभग पूरे भूगोल का आधा आपको फर्स्ट चैप्टर से आएगा, जो सिंपल आपको हम 6 पार्ट में बांट कर पढ़ाएंगे। पहला पार्ट आपको हम पढ़ाएंगे आज चैप्टर 1 भारत का संसाधन एवं उपयोग के बारे में। तो चलिए हम समय नहीं लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपका एग्जाम बोर्ड का बहुत करीब है, आप अच्छे से मेहनत कीजिए और उम्मीद है कि आप हमसे पढ़कर 450 प्लस जरूर लाएंगे। तो हम शुरू करते हैं भूगोल से। सबसे पहले हम जानेंगे कि भूगोल शब्द का अर्थ क्या होता है, भूगोल शब्द का मतलब क्या होता है। तो भूगोल शब्द जो है बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और गोल। भूगोल जो है कितने शब्दों से बनकर मिला है, तो आप कहेंगे 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक क्या होता है, भू और गोल। भू का अर्थ क्या होता है, तो भू का अर्थ होता है पृथ्वी। भू का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे भू का अर्थ होता है पृथ्वी। भू का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे भू का अर्थ पृथ्वी होता है। और गोल अर्थात गोल, पृथ्वी क्या है, गोल है। पृथ्वी क्या है, गोल है। अर्थात हमें पूरे संपूर्ण पृथ्वी का ज्ञान हो, संपूर्ण पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित जितनी भी चीजें हो उनका अध्ययन करेंगे, वो क्या कहलाएगा, भूगोल कहलाएगा। इसी तरीके से अंग्रेजी भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। यह शब्द जो है जियोग्राफिक जो है यह लिया गया है ग्रीक भाषा से, जिसका अलग अलग तोड़ेंगे तो निकल कर आएगा जियो प्लस ग्राफिको, जिसमें देखेंगे हम कि जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिको का अर्थ होता है वर्णन या अध्ययन। अर्थात देखेंगे दोनों मिलकर क्या कहलाएगा, पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाएगा, जियोग्राफी कहलाएगा। उसके बाद हम जानेंगे जियोग्राफी किसे कहते हैं। तो जियोग्राफी कहता है कि भूगोल वह शास्त्र है जिसमें पृथ्वी और उस पर घटित प्राकृतिक एवं मानव संबंधी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भूगोल किसे कहेंगे, तो भूगोल कहेंगे कि भूगोल वह शास्त्र है। सबसे पहले जान लेते हैं, आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए जरूरी है। क्या कहता है कि भूगोल वह शास्त्र है जिसमें पृथ्वी और उस पर घटित प्राकृतिक एवं मानव संबंधी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, उसे भूगोल कहेंगे। और भूगोल शब्द का जनक या कह ले भूगोल शब्द का पिता किसे कहा जाता है, तो इराटोस्थनीज को कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही अपनी एक पुस्तक जियोग्राफिका में, किसमें, जियोग्राफिका शब्द में सबसे पहले इन्होंने ही भूगोल शब्द का जिक्र किया है, भूगोल शब्द का वर्णन किया है, इसीलिए इसे भूगोल शब्द का भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम जानते हैं संसाधन के बारे में। भूगोल चैप्टर 1 पढ़ेंगे, संसाधन एवं उपयोग के बारे में जानेंगे। संसाधन एवं उपयोग के बारे में जानेंगे। एक थोड़ा कट गया हुआ है लेकिन देखेंगे संसाधन एवं उपयोग। आपका चैप्टर 1 होगा जो भूगोल का होगा, वो क्या होगा, संसाधन एवं उपयोग। सबसे पहले हम जानेंगे संसाधन होता क्या है। संसाधन होता क्या है, संसाधन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मोबाइल है, एक साधन है बात करने का, तो इसी को क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे, है ना। संसाधन क्या होगा,
वे सभी वस्तुएं जो किसी न किसी रूप में उपयोग की जाती हो या भविष्य में उपयोग करने की संभावना हो, उसे क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। जैसे कोई भी चीज ले ले, जैसे ले लो जल, जल का हम लोग उपयोग करते हैं, संसाधन कहलाएगा। मोबाइल का हम लोग उपयोग करते हैं, संसाधन कहलाएगा। पुस्तक, किताब का, कलम का आप लोग उपयोग करते हैं, वे सभी चीजें जो किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे संसाधन, है ना। एक व्यक्ति थे प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन, जिनका एक कथन था, संसाधन होते नहीं बनते। बहुत इंपॉर्टेंट है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह कथन किनका है? एक प्रसिद्ध भूगोलविद है जिम्मरमैन, जिन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अर्थात इसके कहने का अर्थ है कि वे चीजें जो प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है, जो बेकार है, वो संसाधन नहीं है। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलिए संसाधन का हम प्रकार जानेंगे। संसाधन का प्रकार ऐसे देख लेंगे। संसाधन जो है, संसाधन देखेंगे तो संसाधन दो तरह के होते हैं। संसाधन कितने तरह के होते हैं? संसाधन दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन या मानवीय संसाधन। मानव निर्मित संसाधन या मानवीय संसाधन भी आप इसको कह सकते हैं, या मानवीय संसाधन। आप कहेंगे संसाधन कितने तरीके होते हैं? तो संसाधन दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन भी दो तरह के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन, जो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसे इसको समझ लेते हैं। इसका संसाधन का वर्गीकरण भी अलग तरीके से किया गया है, लेकिन ऐसे जान लेंगे कि संसाधन कितने तरह के होते हैं। तो संसाधन दो तरह के होते हैं। कौन कौन? प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? वे वस्तुएं, वे चीजें जो हमें प्रकृति प्रदत्त हो, हमें प्रकृति के द्वारा मिला हो, उसे क्या कहेंगे? तो प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे जल, जल हमें किससे मिला है? प्रकृति से मिला है, भगवान से मिला है, खुदा से मिला है। पानी, हवा, पेड़ पौधा, ये सब चीजें क्या है? हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन कहेंगे, है ना। वैसे ही मानव निर्मित संसाधन, वे संसाधन जो मानव अपने उपयोग के लिए बनाता है, मानव अपने उपयोग के लिए उपयोग करता है, प्रयोग करता है, उसे क्या कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। जैसे मोबाइल, मोबाइल फोन, मोबाइल क्या है? मानव अपने दैनिक जीवन के लिए, अपने सुविधा के लिए उपयोग करता है, बनाया हुआ है, वो क्या हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। जैसे साइकिल, साइकिल क्या है? मानव अपने सुविधा के लिए बनाया है, तो मानव अपने सुविधा के लिए बनाया है, तो वह क्या हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हो, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, और एक अनवीकरणीय संसाधन। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होता है जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, जो पुनः प्रतियोगी हो, जो फिर से बनने वाला हो, उसे क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे में ले लेंगे जल, हवा, पेड़ पौधा, मिट्टी, ये सब क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? वे संसाधन जिनका निर्माण लंबे समय तक
तो हमने देखा कि प्राकृतिक संसाधन भी दो तरह के होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हो जाएंगे जिनका निर्माण लाखों वर्ष में होता हो, जिनका निर्माण लाखों वर्ष में होता हो तथा जो पुनः प्रतियोगी न हो, पुनः चक्रीय नहीं हो, वो क्या कहलाता है? अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे में देख लेंगे कोयला, कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। जीवाश्म ईंधन ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। तो संसाधन हम जानते हैं, संसाधन क्या होता है? जो किसी न किसी रूप में उपयोग किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन का एक भूगोलविद थे, प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन, जिनका कथन था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। उसी तरीके से देखेंगे कि संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन भी दो तरह के होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। लेकिन जो है संसाधन का एक वर्गीकरण किया गया है संसाधन के अनुसार, उसको हम लोग जानते हैं। संसाधन का वर्गीकरण क्या पढ़ेंगे? संसाधन का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो भागों में बांटा गया है, जैव और अजैव। आपसे पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, जैव और अजैव। मेरे प्यारे बच्चों, ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है हर एक बार। बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, इसीलिए इसे मैं बार बार रिपीट करता हूँ। पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव तथा अजैव। फिर आपसे पूछेगा कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। इसी तरीके से देखेंगे स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को चार भागों में बांटा गया है, कौन कौन? एक व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, है ना। एक और है विकास के स्तर पर, जो आपको संसाधन के वर्गीकरण में नहीं है, लेकिन जान लीजिए कि विकास के स्तर पर भी संसाधन चार प्रकार के होते हैं, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। तो संसाधन का वर्गीकरण कैसे है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरीके के होंगे, एक जैव और अजैव। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो तरीके के होंगे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर संसाधन दो तरीके के होंगे, चार तरीके के होंगे, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। फिर देखेंगे विकास के आधार पर भी संसाधन होते हैं चार तरह के, एक संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। तो चलिए हम क्या करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन के बारे में जानते हैं। तो जैव संसाधन क्या होता है? कहता है कि ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव से हो, जिनकी प्राप्ति जैव से हो, उनमें और उनमें सजीव के लक्षण मौजूद हो, उसे क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे, है ना। जैव संसाधन किसे कहेंगे? ऐसी संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से हो या जैव से हो। क्या जैव संसाधन क्या हो जाएगा? तो जैव संसाधन होगा कि ऐसी संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव से हो और उनमें सजीव के लक्षण मौजूद हो, उसे क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे, है ना। वे संसाधन जिनमें सजीव के लक्षण होंगे, जिनमें सजीव के लक्षण मौजूद होंगे, उन्हें कहेंगे जैव संसाधन। जैसे मनुष्य सजीव होते हैं, क्या कैसे संसाधन कहलाएंगे? जैव संसाधन कहलाएंगे। वनस्पति सजीव का लक्षण मौजूद होता है, इसमें भी जैव संसाधन कहलाएंगे। पशुधन, इसमें भी सजीव के लक्षण मौजूद होते हैं, ये भी क्या कहलाएगा? जैव संसाधन कहलाएगा। प्राणी समुदाय, जितने भी प्राणी समुदाय है जिनमें सजीव के लक्षण मौजूद होते हैं, वह सब क्या कहलाएगा? जैव संसाधन।
अर्थात जैव संसाधन किसे कहेंगे? जो जैव से मंडल से प्राप्त हो और जिनमें सजीव के सभी लक्षण प्राप्त हो उसे जैव संसाधन कहेंगे, जैसे मनुष्य, वनस्पति, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय इत्यादि। आगे देखेंगे अजैव संसाधन क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अजैव संसाधन क्या होता है? जिनमें निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहा जाता है। अजैव संसाधन किसे कहा जाता है? निर्जीव वस्तुओं के समूह को, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। जैसे चट्टानें निर्जीव होते हैं, अजैव संसाधन कहलाएंगे। धातु एवं खनिज इत्यादि ये सब क्या कहलाएंगे? तो आप कहेंगे कि अजैव संसाधन। चलिए आगे देखते हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय संसाधन, है ना। नवीकरणीय संसाधन के बारे में जानेंगे कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो नवीकरणीय संसाधन के बारे में कहता है कि वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या हो जाएगा? ऐसे संसाधन जो नवीकृत किया जा सकता है, जो नया किया जा सकता हो या पुनः प्राप्त किया जा सकता हो, उसे क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। या जिनका प्रयोग बार बार किया जाता हो, या जिनका प्रयोग क्या किया जाता हो? बार बार प्रयोग किया जाता हो। प्रयोग क्या? बार बार किया जाता हो, उसे क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे, है ना। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा? नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा, जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, पुनः प्रतियोगी भी होता है। सौर ऊर्जा क्या होता है? पुनः प्रतियोगी भी होता है, ठीक है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। जल विद्युत ये क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। वन नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। एवं वन्य प्राणी आदि क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होगा? जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, जो पुनः चक्रीय हो, जो पुनः प्राप्त किया जा सकता हो, जिनको नवीकृत किया जा सकता हो, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब है अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो अनवीकरणीय संसाधन कहता है कि ऐसे संसाधनों का विकास जो लंबी समय ऐसे संसाधनों का विकास लंबी समय में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त होता हो, उसे क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। क्या? ऐसी संसाधनों का विकास लंबी समय में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता हो, उसे क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। या इस प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग जाता है। अनवीकरणीय संसाधन का प्रयोग क्या करता है? बनने में, इनकी प्रक्रिया में, अनवीकरणीय संसाधन की प्रक्रिया में क्या होता है? लाखों वर्ष लग जाता है। जैसे आप देखेंगे कोयला का निर्माण किस तरीके से होता है? लाखों वर्ष लग जाता है। पहले जंगलों में क्या होता है? पेड़ पौधे टूटते हैं, उनके पत्ते गिरते हैं, वहां के जो वन्य प्राणी होते हैं वो मर जाते हैं, उनका जो अवशेष होता है वो गलता है, फिर बारिश होता है, पानी जमता है, बाढ़ आता है, पानी मृदा जो लाती है ना, वो सब जमते जमते परत बाई परत जमते जमते लाखों वर्ष लग जाता है और सबसे नीचे दबते जाता है, तो वही क्या बन जाता है? कोयला बन जाता है। तो इस तरीके से कोयला का निर्माण होता है। तो आप कह सकते हैं कि कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयला क्या है? बहुत लाखों वर्ष इनको बनने में लग जाता है और जिनका पुनः प्रतियोगी भी नहीं है, पुनः उपयोग भी नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। और अनवीकरणीय संसाधन का एक और गुण है, यह पुनः चक्रीय नहीं होता है। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो आप कहेंगे
कि अनवीकरणीय संसाधन पुनः चक्रीय नहीं होता है। अनवीकरणीय संसाधन को बनने में, इनकी प्रक्रिया में लाखों वर्ष लग जाता है। अनवीकरणीय संसाधन का विकास लंबी समय में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त होता है, उसे क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे कोयला, तो कोयला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ जितने हो जाएंगे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, ये सब क्या हो जाएंगे? तो अनवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। पेट्रोलियम पदार्थ में क्या हो जाएगा? पेट्रोल जिसमें आप लोग गाड़ी में डालकर चलाते हो, डीजल, डीजल डीजल भी क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। केरोसिन तेल, केरोसिन तेल भी क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि अनवीकरणीय संसाधन होगा, है ना। इसी तरीके से जीवाश्म ईंधन इत्यादि, ये सब क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है स्वामित्व के आधार पर। आपसे पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उनका आप वर्गीकरण करें, उनका वर्णन करें। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है? तो आप कहेंगे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो चलिए हम लोग व्यक्तिगत संसाधन के बारे में जानते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है। कहता है कि ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। व्यक्तिगत संसाधन क्या हो जाएगा? ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार में हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। जैसे घर किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होती है और जिसका लगान भी चुकाता है वो, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत संसाधन। भूखंड और अन्य जायदाद इत्यादि जो किसी खास व्यक्ति का हो, किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। अर्थात व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? ऐसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार में हो और उसका वो सरकार को लगान भी चुकाता हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। जैसे में तो हो जाएगा घर, भूखंड व अन्य जायदाद इत्यादि। आगे जानेंगे सामुदायिक संसाधन क्या होता है। सामुदायिक का सबसे पहले अर्थ जानेंगे। सामुदायिक सबों के लिए, सामुदायिक मतलब क्या होता है? सबों के लिए ना। तो ऐसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिकार में होता हो और जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ हो, जिसका उपयोग क्या हो? समूह के लिए सुलभ हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे सामुदायिक संसाधन। अर्थात सामुदायिक संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जो किसी समुदाय के अधिकार में हो और जिनका उपयोग वो समुदाय के सारे लोग करता हो, है ना, वो समुदाय के सारे लोग करता हो, उसे क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जैसे शमशान, शमशान क्या है? एक समुदाय के, है ना, समूह के जितने लोग होते हैं, जैसे मान लो कि हिंदू और मुस्लिम का एक शमशान होता है ना, तो उनका क्या होता है कि शमशान, हिंदू के जितने होते हैं उन सबका क्या होता है? सबका उसमें अधिकार होता है कि वो अपने मृत शरीर को वहां जला सके, है ना। इसी तरीके से अगर मुस्लिम में देख लेंगे तो मुस्लिम में भी होता है क्या? कब्रिस्तान, कब्रिस्तान भी क्या हो जाएगा? तो कब्रिस्तान भी हो जाएगा सामुदायिक संसाधन, जिनमें मुस्लिम के हर व्यक्ति का अधिकार होता है कि वहां जाकर अपने मृत शरीर को दफना सके, है ना। इसी तरीके से मंदिर, मस्जिद सभी लोग जा सकते हैं, मंदिर में सभी हिंदू जा सकते हैं, मस्जिद में सभी मुस्लिम जा सकते हैं, तो क्या हो सकता है? सामुदायिक संसाधन। जो समुदाय के जो है मुस्लिम समुदाय के सभी लोग का अधिकार है कि मस्जिद में जाएंगे, हिंदू समुदाय का अधिकार है कि वो सभी लोग मंदिर में जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन कहेंगे। या सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक पार्क होता है जो सबों के लिए होता है ना। खेल का मैदान जो सबों के लिए होता है। सामुदायिक भवन जो होता है, पंचायत भवन हो, पुस्तकालय हो, ये सब क्या है? सामुदायिक संसाधन है। अर्थात सामुदायिक संसाधन किसे कहेंगे? तो सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी समुदाय के अधिकार में हो और जिनका उपयोग उस समुदाय के सभी लोग कर सकते हैं, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। आगे देखेंगे
राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। राष्ट्रीय संसाधन के बारे में कहता है कि कानूनी तौर पर राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, तो कानूनी तौर पर राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्र में, देश में, है ना, किसी देश में जितने संसाधन हैं वे सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। और देश चाहे तो अपने अधिकार में भी ले सकते हैं, वे क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। अर्थात राष्ट्रीय संसाधन क्या होगा, कानूनी तौर पर राष्ट्र के अंतर्गत आने वाली जितनी संसाधन है वे सब राष्ट्रीय संसाधन होगा। जैसे भूमि, भूमि क्या हो जाएगा, किसी राष्ट्र के अंदर है तो राष्ट्रीय संसाधन है। भले भूमि आपका हो, है ना, भूमि क्या हो, आपका हो, है ना, लेकिन वो क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। अगर सरकार चाहेगी तो भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। खनिज पदार्थ जो देश के अंदर मौजूद हो वो क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन होता है। जल संसाधन, वन, वन्य जीव एवं समुद्री जीव, वो भी कौन सा समुद्री जीव, जो 200 किलोमीटर तक का ही हो, 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक का जो हो वही क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। 200 के बाद आगे जो होगा महासागरीय क्षेत्र वो किसमें आ जाएगा, तो आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय में। 200 किलोमीटर तक के अंदर का ही क्षेत्र क्या कहलाता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और एक विशेष नोट है जो बार बार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र का क्या है, तो कहता है कि किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी का क्षेत्र क्या कहलाता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र क्या कहलाता है, किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 200 किलोमीटर तक की क्षेत्र क्या कहलाता है, तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। चलिए अब जानेंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन के बारे में। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। अंतरराष्ट्रीय संस्था क्या होती है ना, अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है कि ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती हो और उनका उपयोग केवल अनुसंधान हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किया जाता हो, उसे क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, है ना। अनुसंधान का मतलब क्या होता है, रिसर्च, रिसर्च अर्थात खोज, है ना। क्या, किसी चीज का, किसी धातु का, किसी चीज का खोज किया जाता है तो क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय संस्था जो होगी, अंतरराष्ट्रीय संस्था जो होगी और उनकी अनुमति होगी कि आप खोज सकते हैं, है ना, तो वो क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन होगा। अर्थात 200 किलोमीटर, कितना, 200 किलोमीटर के बाद 200 किलोमीटर के बाद की संसाधन, 200 किलोमीटर बाद की संसाधन क्या होगा, तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन होगा। महासागरीय, क्या, महासागरीय संसाधन, महासागरीय संसाधन 200 किलोमीटर के बाद के संसाधन क्या कहलाएगा, तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। और 200 किलोमीटर तक के संसाधन क्या कहलाएगा, तो 200 किलोमीटर तक के संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे कहता है विकास के स्तर पर संसाधन। तो विकास के स्तर पर भी संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। विकास के आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 4 प्रकार के। कौन कौन, एक होता है संभावी संसाधन, एक होता है संभावी संसाधन, संभावी संसाधन। दूसरा का क्या होता है, तो दूसरा का कहेंगे आप कि विकसित संसाधन, विकसित संसाधन। तीसरा क्या होगा, तो तीसरा कहेंगे आप भंडार संसाधन,
तीसरा क्या होगा? भंडार संसाधन। चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा कहेंगे आप संचित कोष संसाधन। क्या हो जाएगा? संचित कोष संसाधन। विकास के स्तर पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे विकास के आधार पर संसाधन 4 तरीके के होते हैं। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। संभावित संसाधन क्या होता है? वे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद हो। क्या? वे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद हो। वे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद हो और जिनका उपयोग की क्या हो? संभावना हो। और जिनके लिख लीजिए, और जिनके उपयोग की संभावना हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे संभावित संसाधन। उसे क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि उसे कहेंगे संभावित संसाधन। जैसे में हम देख लेंगे, तो जैसे में हिमालय क्षेत्र की खनिज, जैसे हिमालय क्षेत्र की खनिज। तो हिमालय क्षेत्र की खनिज क्या? हम जानते हैं कि हिमालय के क्षेत्र में क्या है? खनिज है, लेकिन किसी तकनीक की वजह से उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है ना? उनका उपयोग बाद में होने की संभावना है। उसे क्या कहेंगे? संभावित संसाधन कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे कहता है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका जो है विकसित हो चुका, वे संसाधन जिनका विकसित हो चुका हो, लेकिन किसी कारणवश अभी उसका उपयोग नहीं किया जाएगा, बाद में किया जाएगा, वे क्या कहलाता है? विकसित संसाधन कहलाता है। इसी तरीके से देखेंगे भंडार संसाधन। भंडार संसाधन के क्या है? कि जिनका भंडार हो, जिस संसाधन का क्या हो? ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हो और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हो, और जिनका जो है उपयोग हम बाद में कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे भंडार संसाधन। जैसे जल, हाइड्रोजन, ये सब का क्या है? भंडार है, लेकिन हम इसे क्या करेंगे? इसका उपयोग जो है अभी किसी तकनीक के कारण नहीं कर पाते हैं, तो बाद में करेंगे, तो क्या हो जाएगा? भंडार संसाधन। और संचित कोष का मतलब क्या होता है? जिसको क्या करके बचा के रखे। ऐसे संसाधन वास्तव में है ना, ऐसे संसाधन। संचित कोष संसाधन क्या हो जाएगा? कि ऐसे संसाधन जिनका भंडार के अंश उपलब्ध हो और किसी तकनीक के आधार पर उसका उपयोग किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? तो संचित कोष संसाधन कहेंगे। जैसे जल, इसमें भी क्या हो जाएगा? जल का क्या है? भंडार है, एक संचित है। हमने जल का उपयोग, बहुत उपयोग, उसका मतलब कि उसको संचित कर रखे हुए हैं, उसको संयोग कर रखे हुए हैं, उसका उपयोग बाद में करेंगे, वो क्या कहलाएगा? संचित कोष संसाधन कहलाएगा। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, है ना, जिन्होंने अपना एक पर्यावरण के लिए अभियान चलाया था, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं किनके बारे में? अपने महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का एक कथन है जो आपको बार बार आपसे पूछा जाएगा, महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा
गांधी। तो महात्मा गांधी का एक कथन था कि हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं। आपसे पूछेगा कि हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किनकी है? तो आप कहेंगे कि यह कथन महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी का है। तो महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध विचार था जो क्या था? हमारे पास पेट भरने के लिए, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, लेकिन पेटी भरने के लिए पेटी भरने के लिए नहीं। आपसे पूछा जाएगा कि यह कथन किनकी है? तो आप कहेंगे यह कथन महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का कथन क्या था? हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इसी तरीके से एक प्रसिद्ध खगोलविद थे, एक प्रसिद्ध विचारक थे जो पर्यावरण के बचाने के लिए अभियान चलाया था, उनका नाम था मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर, उनका कथन हम देखेंगे तो मेधा पाटेकर का कथन क्या था? तो आप कहेंगे नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचाओ अभियान। आपसे पूछा जाएगा कि नर्मदा बचाओ अभियान किनका नारा था? तो वह था मेधा पाटेकर का। एक और थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा। इनका क्या था? एक प्रसिद्ध नारा था चिपको आंदोलन। क्या था? चिपको आंदोलन। तो आपसे पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आप कहेंगे सुंदरलाल बहुगुणा। आपसे पूछा जाएगा कि नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? किसका नारा था? तो मेधा पाटेकर का। आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। उसी तरीके से एक और था संदीप पांडे का। इनका संदीप पांडे का। संदीप पांडे ने क्या कहा था? संदीप पांडे, उनका एक नारा था क्या? उनका नारा था वर्षा जल संचय। वर्षा जल संचय। वर्षा जल को बचाने के लिए, वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया? तो संजीत पांडे ने। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए ये मैं आपको लिखा दिया। लिखेंगे आप क्या कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? मेधा पाटेकर। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए
उसके बाद आगे देखेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए स्टॉकहोम, क्या कहा, स्टॉकहोम में 1972 ईस्वी में, है ना, पर्यावरण संरक्षण के लिए, क्या पर्यावरण संरक्षण के लिए 1972 में एक सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन के बाद विश्व में पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, वो भी हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो आप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण हेतु, पर्यावरण संरक्षण हेतु, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था, पर्यावरण संरक्षण हेतु, पर्यावरण को बचाने के लिए सर्वप्रथम जो है स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था 1972 ईस्वी में, है ना। उसी के बाद, क्या, इसी के बाद 5 जून को, कब, तो 5 जून को, इसी के बाद कब, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। आपसे पूछेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 5 जून को, है ना। इसी के बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। आप कहेंगे कि 5 जून को क्यों मनाया जाता है, तो कहेगा कि पर्यावरण संरक्षण के हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में हुआ था। इसी के बाद जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम विश्व क्या कहते हैं, पृथ्वी दिवस के बारे में, है ना, विश्व पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। तो पृथ्वी सम्मेलन जो है 3 भागों में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन कितने भागों में हुआ था, तो आप कहेंगे कि पृथ्वी सम्मेलन 3 भागों में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन कितने भागों में हुआ था, तो पृथ्वी सम्मेलन 3 भागों में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन कितने भागों में हुआ था, तो पृथ्वी सम्मेलन 3 भागों में हुआ था। पहला प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन के बारे में हम जानेंगे। तो पृथ्वी सम्मेलन कितने भागों में हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन 3 भागों में हुआ था, है ना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन क्यों हुआ था, यह भी पर्यावरण को बचाने के लिए और देश को विकसित करने के लिए पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था।
कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? रियो डी जनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जनेवा में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरो या रियो डी जनेवा, आपको दोनों मिल सकता है। रियो डी जनेवा या रियो डी जनेरो, ये जगह का नाम है। वहां क्या हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। इसको आप कह सकते हैं यह क्या हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो आप कह सकते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जनेरो में हुआ था। इसी तरीके से देखेंगे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन इसी के 5 वर्ष के बाद 1997 ईस्वी में। कब हुआ था? 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी न्यूयॉर्क। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी में कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। और इसे ही +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसे ही +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। +5 या हिंदी में लिख लेंगे +5 सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को ही +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। यह कब हुआ था? 1997 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, अर्थात 178 देशों ने भाग लिया था। चलिए, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन फिर इसके बाद कब? 2002 में, 5 साल के बाद, 5 साल के और 5 साल पे हुआ था, तो 2002 कह सकते हैं। 2002 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे कि जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। 2002 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। चलिए, एक है क्योटो सम्मेलन, एक है क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन के बारे में हम जानेंगे। क्योटो सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन क्या था? तो क्योटो सम्मेलन जो है 6 गैसों से बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, जो पृथ्वी पर जो है गर्मी हो रहा है, इससे बचाने के लिए 6 गैसों को नियंत्रण करने के लिए जो किया गया था उसे क्या कहा गया था? क्योटो सम्मेलन। और ये क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जापान की राजधानी कहाँ है? क्योटो, वहां हुआ था। ठीक है, टोक्यो, सॉरी, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। ठीक है, तो भूगोल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।